द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सही। कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, और कैटिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट यही है कि अगर एलिमेंट के एटम्स का आपस में सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो आगे कैटिनेशन की टेंडेंसी एग्जिबिट करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। कैटिनेशन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है, उसका मैंने मैग्नीट्यूड भी लिखवा दिया था आप लोगों को कि कार्बन कार्बन नहीं होती है। अब अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की टेंडेंसी कार्बन की, फिर सिलिकॉन की, कार्बन की बहुत ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन की, उसके बाद जर्मेनियम और टिन दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम है। लेड जो है पीबी, ये कैटिनेशन की टेंडेंसी नहीं दिखाता, पीबी की कोई कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं होती है, तो बस ये याद रखना है, पीबी डज नॉट शो कैटिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है। टॉपिक बहुत सिंपल है, ठीक है, जिसको आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बताओगे, एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं ये बताओ, एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या है, बाकी चीजें बाद में बताना। बताओ। The different structural form of same atom. हाँ, अगर कोई एलिमेंट जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। जैसे कार्बन है, डायमंड वो कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में हम यूज करते हैं वो कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, कोल जो कोयला है वो भी कार्बन का बना हुआ है। तो ये सब हैं तो कार्बन के, लेकिन सबके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो कार्बन जब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा या करता है तो उन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन भी होते हैं और एमॉर्फस भी। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों ही सॉलिड के फॉर्म माने जाते हैं या सॉलिड के फॉर्म होते हैं। क्रिस्टलाइन वाला ट्रू सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो सॉलिड की मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्रिस्टलाइन के पास होती हैं। अमॉर्फस जो होते हैं वो देखने में सॉलिड जैसे होते हैं लेकिन सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज उनके पास में नहीं होती हैं। तो कार्बन के दोनों टाइप के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन भी और अमॉर्फस भी। तो लिख लो जरा, कार्बन एग्जिस्ट इन many allotropic forms. Crystalline as well as amorphous, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होते हैं वो, एमॉर्फस फॉर्म भी होते हैं। अब जो हमें स्टडी करना है उसमें एक है डायमंड, ठीक है, सेकंड हमें स्टडी करना है ग्रेफाइट, एंड थर्ड बकमिंस्टर फुलरेन या फुलरेन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड की, और ये सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं इसके, ये सब के सब क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं इसके, एमॉर्फस फॉर्म की हम बात नहीं कर रहे। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड क्या है, डायमंड का एक 3D स्ट्रक्चर होता है, जाइंट स्ट्रक्चर। तो देखो डायमंड मेन पॉइंट से याद रखने जो कि कंपटीशन में भी पूछा जाए तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। एक तो ये कि डायमंड में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो एक तो ये है कि डायमंड इज क्रिस्टलाइन फॉर्म, या डायमंड, ये लिख लो, डायमंड हैज क्रिस्टलाइन लैटिस, लैटिस का मतलब स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन लैटिस एंड
each carbon atom in diamond is sp3 hybridized. And linked to other 4 carbon atoms. तो यही होगा इस पूरे स्ट्रक्चर में, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा, फिर वो कार्बन फिर से 4 कार्बन एटम से, और हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp 4 एटम बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स उसने अपने यूज कर लिए। कार्बन के वैलेंस में आप सबको पता है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चारों इलेक्ट्रॉन वो यूज कर लेता है, हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है sp3, मतलब चारों ऑर्बिटल्स भी यूज कर लेता है, एक s और 3 p, और यही इसके पास में वैलेंस में होते भी हैं। तो अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जरा देखो डायमंड का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये कार्बन एटम है और एक ये कार्बन एटम एक से जुड़ गया, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिखाना है, एक इधर दिखा दो एक इधर, ठीक है। फिर ये कार्बन एटम नीचे फिर से दिखा दो, इधर जुड़ा हुआ एक, फिर इधर ये जुड़ा होगा, इधर हो गया ये, इधर इधर, ये तो स्ट्रक्चर आप कितने भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। फिर से जैसे ये है कार्बन एटम एक इधर जुड़ा होगा, इधर जुड़ा होगा, इधर जुड़ा होगा, तो ये पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है ये यूनिक एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता रहेगा, और जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो वो पूरा हम डिस्कस नहीं कर रहे, आप ऐसे समझ लो। अब जो मेन समझाना है आप लोगों को वो ये है कि जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये 2 कार्बन एटम्स के, या फिर ये वाला ले लो, इस बॉन्ड की लेंथ आपको याद रखनी है, वो होती है 154 पिकोमीटर, बस यही याद रखना है। तो ये कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154, 152, बाकी और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस दे रखे होंगे, तो आंसर इज 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर में लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और लिख सकते हो उसमें कि द स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स, मतलब फैला रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है, एक्सटेंड्स इन स्पेस, मतलब 3D में स्पेस, एंड प्रोड्यूस rigid 3D structure, 3D network of carbon atoms। और ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना इस 3D स्ट्रक्चर की वजह से कि इसको ब्रेक करना, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसीलिए आपको पता भी है, सबको याद भी होगा कि डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। हार्डेस्ट नेचुरल की बात हो रही है, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। हम ये नहीं कह रहे मैन मेड जो सब्सटेंस है वो तो इससे भी ज्यादा हार्ड बनाए जा चुके हैं, तो डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। बताओ डायमंड के बारे में बातें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई आप लोगों को? Yes, sir. डायमंड का क्रिस्टलाइन, हाँ, हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, और हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है आप लोगों को, sp3 हाइब्रिडाइज, स्ट्रक्चर 3D में एक्सटेंड होता है, और एक 3D नेटवर्क कार्बन एटम्स का एक पूरा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है। और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो याद रखनी है, दैट इज 154 पिकोमीटर। चलो इतनी बात क्लियर होगी कार्बन डायमंड के बारे में। अब आते हैं सेकंड, दैट इज ग्रेफाइट। ये बताओ डायमंड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का या इंसुलेटर? इंसुलेटर।
बिल्कुल, क्योंकि कंडक्टर होने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या आयंस चाहिए। आयंस तो इसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन भले ही थे वो फ्री नहीं है, चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं बॉन्डिंग में। तो याद रखना डायमंड इंसुलेटर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। चलो अब जरा डिस्कस करते हैं ग्रेफाइट को। देखो ग्रेफाइट तो डायमंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्टली भले डायमंड है लेकिन कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है ना वो ग्रेफाइट से ज्यादा आता है। क्यों आता है ग्रेफाइट से ज्यादा क्वेश्चन, वो समझो। एक तो इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्स की फॉर्म में होता है ये। तो ये याद रखना है कि ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। अभी मैं समझाऊंगा वो लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है। लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो लेयर्स हैं वो आपस में कैसे बंधी रहती हैं, वो आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, क्योंकि अगर कोई फोर्स नहीं होगा लेयर्स के बीच में तो लेयर्स तो हट जाएंगे ना, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये भी लिख लो, लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। चलो ये बात हो गई, एक पॉइंट। दो पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट में कि दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 340 पिकोमीटर का होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज 340 पिकोमीटर। ये याद रखना, कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इवन एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे हर एक लेयर जो होती है, ईच लेयर is composed of planar hexagonal rings, planar hexagonal rings of carbon atoms। और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ये बताना डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना था? 154 picometer. 154। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है इज 141.5 पिकोमीटर। समझ में आ गया होगा, बॉन्ड लेंथ कम है। अब बॉन्ड लेंथ कम क्यों है वो मैं आगे समझाता हूँ, इसी से तो क्वेश्चन अराइज होता है। तो एक ये क्वेश्चन आ गया कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ईच कार्बन एटम। डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या थी? sp3। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोनल रिंग, जो हेक्सागोनल रिंग है उसमें जो कार्बन एटम्स हैं, ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोनल रिंग्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो समझ लो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में कि तो sp2 हाइब्रिडाइज। अब कैसे sp2 हाइब्रिडाइज होता है और क्या बॉन्डिंग होती है वो समझो। इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड। और एक जो p ऑर्बिटल खाली है उसका यूज करके ये पाई बॉन्ड बनाएगा दूसरी लेयर के साथ में। ठीक है, 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है जिसने पाई बॉन्ड बनाया, आपको पता है कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते रहते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो इसी वजह से जो ग्रेफाइट है ना आपका कंडक्टर होता है, क्योंकि
जिस बॉन्ड ने जिस इलेक्ट्रॉन ने पाई बॉन्ड बना लिया है ना, या पाई बॉन्ड बना रखा है, वो पूरे में मूव करता रहता है, जिसे कहते हैं डीलोकलाइज होना। तो लिख लो, these pi electrons are delocalized। delocalized वर्ड का मतलब समझ लो, मूव करते रहना, एक जगह रुकना नहीं। अगर कोई रुक गया एक जगह, उसे कहते हैं लोकलाइज। ये ऑर्गेनिक में और पढ़ोगे आप लोग ये वर्ड। और डीलोकलाइज का मतलब हमेशा मूव करता रहे वो, तो उसे कहेंगे डीलोकलाइज। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these pi electrons are delocalized over the whole sheet, over the whole शीट। अभी होल शीट का मतलब क्या है वो समझो। तो उसके लिए मैं जरा आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ किसका, ग्रेफाइट का। तो देखो, ये एक एटम है कार्बन का, ये दूसरा एटम, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, बॉन्ड बन गया, हेक्सागन बन गया एक। ये फिर इधर देखो 1, एक और लेयर बना लेते हैं। आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद नहीं रखना हो, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। कहीं आप लोग सोचो कि अब वैसे ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहेगा, बना सकते हो आप आराम से इन स्ट्रक्चर्स को, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, ये हेक्सागन के रिंग्स तुम्हें दिख रही हैं। अब ये लेयर नीचे एक दूसरी लेयर से जुड़ेगा। मान लो ये कोई एटम है, फिर यहाँ से यहाँ पे एक एटम, ये इसके साथ जुड़ गया। तो जो समझाना है वो ये समझाना है कि एक लेयर और कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब देखो, अगर इतने पार्ट को हम एक लेयर मान लें, तो ये दूसरी लेयर है, फिर ऐसी थोड़ा सा लेयर छोड़कर, थोड़ा सा गैप छोड़कर तीसरी लेयर स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ कि ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, इस गैप की लेंथ कितनी होती है बताओ भैया? 340 पिकोमीटर। एग्जैक्टली, दो लेयर्स के बीच में जो गैप होता है वो 340 पिकोमीटर का होता है। उसके बाद में कोई से भी दो कार्बन के बॉन्ड लेंथ ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो, तो बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 141.5 पिकोमीटर। और आप ये देख सकते हो, कोई भी एक कार्बन उठा के देख लो, मान लो इस कार्बन को ले लेता हूँ, इसको रेड वाले को, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बताओ? देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। ठीक है, तो जो चौथा बॉन्ड है वो डैश डैश करके वो नीचे वाली लेयर के साथ जुड़ेगा। जैसे इसमें देखो, इस कार्बन एटम में देखो, हरे वाले को, इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं और डैश डैश करके वो नीचे वाली लेयर के साथ जुड़ गया यहाँ पे। तो यही मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है जिसमें कि हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है, ठीक है। और दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 340 पिकोमीटर का होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होगा, क्योंकि उसका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, डीलोकलाइज है, मूव करता रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करवाएगा। यहाँ तक बताओ सबको क्लियर होगी बात ग्रेफाइट के बारे में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पेज पे, या यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, अभी तो स्पेस है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें मोबाइल रहते हैं, मोबाइल मतलब मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल and thus graphite conducts electricity। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की जो कि एग्जाम में आएगा, ग्रेफाइट को एज हम ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं। अब ल्यूब्रिकेंट क्या क्या होते हैं? जैसे ग्रीस है, ऑयल है, मशीन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसको कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। मशीन्स में ग्रीस को डालते ही हम, तो
ग्रेफाइट को एज ए ल्यूब्रिकेंट कैसे यूज कर सकते हैं? ग्रेफाइट तो एक सॉलिड होता है, तो ग्रेफाइट इसलिए ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज हो सकता है क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ना वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, जब ग्रेफाइट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जैसे मान लो ग्रेफाइट की एक लेयर के ऊपर प्रेशर डाला गया, तो वो लेयर स्लाइड करके दूसरे के ऊपर जाएगी, दूसरी वाली लेयर स्लाइड करके तीसरे के ऊपर। इसका मतलब ग्रेफाइट के जो लेयर्स होते हैं ना वो एक दूसरे पे स्लाइड करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है स्लिपरी हो जाता है। और यही क्वालिटी होनी चाहिए लुब्रिकेंट की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हम ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट क्यों यूज कर सकते हैं, तो आप पहले ये बताओगे उसको कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और जिसकी वजह से जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो ग्रेफाइट की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, और स्लाइड करने की वजह से, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, स्लिपरी, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो लिख लो ये तो क्वेश्चन की फॉर्म में अलग से पूछा ही जाएगा। तो लिखो ग्रेफाइट can be used as a, यानी graphite is used as a dry lubricant in machine running at high temperature। क्योंकि देखो हाई टेम्परेचर पे जो मशीन काम करती है वहां पे अगर आप ऑयल या ग्रीस यूज करोगे तो वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएंगे, तो वो क्या काम कर पाएंगे ल्यूब्रिकेंट का। लेकिन ग्रेफाइट, ड्राई ग्रेफाइट को, मतलब या ड्राई ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट तो नॉर्मली एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज करेंगे, मतलब विदाउट यूजिंग एनी लिक्विड सब्सटेंस। तो जो मशीन्स हाई टेम्परेचर पे यूज होती हैं या काम करती हैं वहां पर एज अ ड्राई लुब्रिकेंट ग्रेफाइट यूज होता है। बिकॉज, क्यों यूज होता है, बिकॉज ग्रेफाइट क्लिप्स, क्लिप्स का मतलब ब्रेक होना, टूटना, क्लिप्स easily between layers, layers के बीच में से, मतलब layers के थ्रू टूट जाती है, between the layers, and therefore it is very soft and slippery, and therefore it is very soft and slippery। तो ये रिलेटेड था अप टू ग्रेफाइट। बताओ सबको क्लियर हो गया ग्रेफाइट और डायमंड? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखो मैंने इतना डिटेल में मैं करवाता नहीं हूँ कभी, लेकिन आप सब लोग ही पढ़ने में इतने अच्छे हो इसलिए मैंने पहली बार ही करवाया 11th के बच्चों को। ये पूरा का पूरा मैं कंपटीशन वाले टॉपिक में कराता हूँ, ग्रेफाइट का भी और डायमंड का भी। तो जितना मैंने करवा दिया, अब इसके अलावा कभी किसी कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाओ रिलेटेड विद ग्रेफाइट एंड डायमंड। थर्ड वाला और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो थर्ड वाला टॉपिक में कराने जा रहा हूँ, यहाँ से तो क्वेश्चन भी आया था लगातार 2 साल नीट में और आईआईटी दोनों में, फुल रेंज से। तो क्या है ये, अगर ऐसा डिस्कस करते हैं, फुल रेंज। देखो ये तो रिसेंटली डिस्कवर क्या कहते हैं तुम्हारे एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, मतलब बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर हुए हैं। तो क्या है ये समझ लो। अगर हम ग्रेफाइट को, ठीक है, हीट करते हैं एक इलेक्ट्रिक आर्क में इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस में, तो ये ग्रेफाइट ही कन्वर्ट हो जाता है फुल रेंज में। सूटी मटेरियल फॉर्म होते हैं, सूटी मतलब वही जो तुमने देखा होगा ना, तो हम किसी चीज को जलाते हैं तो कार्बन के पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें हम सूटी मटेरियल्स बोलते हैं या सूटी पार्टिकल्स। तो लिख लो पहले इसमें, when graphite is heated
इन इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क का काम होता है एक प्रॉपर क्वांटिटी का या प्रॉपर क्वांटिटी की हीट प्रोड्यूस करना या हीट सप्लाई करना किसी को। तो इलेक्ट्रिक आर्क ने एक प्रॉपर क्वांटिटी की हीट सप्लाई की ग्रेफाइट को, और फिर ग्रेफाइट हाँ, लेकिन कंडीशन क्या लेते हैं आसपास में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस में इसलिए हीट करना है क्योंकि कोई और गैस लोगे आप जो कोई रिएक्टिव हो, तो पता चला कि उसने ग्रेफाइट से रिएक्ट कर लिया, तो आगे हमें बकमिंस्टर फुलरेन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इनर्ट गैस लेंगे, क्योंकि इनर्ट गैस की प्रेजेंस में अगर आप हीट करोगे तो इनर्ट गैस तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना ग्रेफाइट से। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम और आर्गन, हीलियम और आर्गन, ठीक है। Then sooty materials formed by condensation of vaporized CN molecules. These consist of mainly C60। तो इसी से हमारा ज्यादा मतलब है C60 वाले से, ठीक है, C60। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हमें C70 भी मिलता है, लिख लो ये भी, with trace quantity with traces of C70 and little amount of fullerenes having even carbon atoms up to 370 atoms, up to 370 नहीं 350 atoms। चलो पहले यहाँ तक समझो। जब हम ग्रेफाइट को देखो हीट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में, तो आपको पता है कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन ही कार्बन है, बहुत सारे कार्बन के एटम्स एक दूसरे से अटैच हैं। जब हम एक प्रॉपर क्वांटिटी की हीट सप्लाई करते हैं तो ग्रेफाइट आपका क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद फिर हम उसको ठंडा करना स्टार्ट करेंगे, कंडेंस करना स्टार्ट करेंगे। तब ये जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ये कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। अब वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें, वही तुम्हारे फुलरेन्स हैं। अब फुलरेन देखो सबसे कॉमन वाला जो है वो C60 है। कंपटीशन में हो या एग्जाम में हो, सबसे ज्यादा C60 का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसके अलावा C70 भी होता है, और भी बहुत सारे फुलरेन्स बनते हैं, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में। अप टू 350 एटम्स या इससे थोड़े से ज्यादा भी बन सकते हैं, 350 एटम से ज्यादा वाले भी हो सकते हैं, बट हमें ज्यादा मतलब नहीं होता इनसे। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि फुलरेन्स कैसे बनते हैं, तो बता सकते हो उसे, किसको हीट करके हम फुलरेन्स बनाते हैं? ग्रेफाइट, ठीक है, हाँ, एक प्रॉपर क्वांटिटी की हीट सप्लाई करते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस हम क्यों
यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई और गैस लोगे रिएक्टिव गैस तो वो ग्रेफाइट से रिएक्ट कर लेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो, हम इनर्ट गैसेज यूज करते हैं, हीलियम और आर्गन। उसके बाद में पूरा का पूरा ग्रेफाइट आपका वेपराइज हो जाएगा, फिर उसके एटम्स को हम कंडेंस कराते हैं और फिर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि फुलरेन्स जो होते हैं ना, ये सबसे प्योर फॉर्म होते हैं कार्बन के, ठीक है। अब आप कहोगे कार्बन से डायमंड बना हुआ है, ग्रेफाइट बना हुआ है, तो फुलरेन सबसे प्योर क्यों है? हैं, इसमें ज्यादा मतलब इसमें इम्प्योरिटीज बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट याद रख लो। कई लोग ये समझते हैं कि सबसे प्योर फॉर्म जो होता है कार्बन का वो कौन सा होता है? डायमंड होता है, बट डायमंड नहीं होता, फुलरेन्स होते हैं। और जो जो कार्बन का जो क्या कहते हैं सबसे स्टैंडर्ड स्टेट माना जाता है वो ग्रेफाइट को माना जाता है। डायमंड तो दूर दूर तक नहीं आता। तो फिलहाल ये लिखो स्टेटमेंट जो लिखवा रहा हूं मैं कि फुलरेन्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। चलो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था मैं वो समझाता हूँ आपको। C60 का ही जैसे मैंने बताया क्वेश्चन आया था। C60 का जो देखो स्ट्रक्चर होता है ना, वो जो सॉसर बॉल होती है, जो फुटबॉल वाली बॉल होती है उसके जैसा होता है, ठीक है। तो लिख लो C60 मॉलिक्यूल हैज ए शेप लाइक soccer ball and called Buckminster फुलरीन। देखो जो ये तुम्हारे बकमिनिस्टर फुलरीन थे, ये नाम था एक उनका आर्किटेक्ट का। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने क्या कहते हैं डिजाइन्स बनाए हैं। तो ये जो शेप था ना C60 वाला, इसके बारे में भी इन्होंने ही काफी हद तक स्टडी किया था, तो इसीलिए C60 वाले फुलरेन को बकमिंस्टर फुलरेन बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था कंपटीशन में वो समझाता हूँ आपको। C60 फुलरेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, 26 मेंबर्ड की रिंग होती है, 26 मेंबर्ड रिंग। अभी मैं समझाऊंगा आपको इसका क्या मतलब है। मेंबर्ड रिंग्स एंड 12 5-membered रिंग। इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कंपटीशन में पूछा गया था वो क्या था, वो जो आगे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है, 6 मेंबर्ड रिंग is fused with 6 or 5-membered ring। But a 5-membered ring can fuse with only 6-membered ring। यहाँ से क्वेश्चन बना था और यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था। बाकी याद रखना है कि कार्बन एटम्स इसमें sp2 हाइब्रिडाइज ही होते हैं। चलो मैं जरा रिंग वाली बात समझाता हूँ। देखो अगर आप लोगों ने फुटबॉल की बॉल देखी होगी, फुटबॉल, तो उसमें शेप आप देखोगे ना तो कुछ इस तरह से होते हैं। ये देखो फिक्स, देखा होगा नहीं तो सबने। तो इसका भी जो शेप होता है ना C60 वाले बकमिंस्टर फुलरेन का, उसमें 6 मेंबर्ड के भी रिंग होते हैं और 5 मेंबर्ड की भी रिंग होती हैं। अब याद रखने वाली क्या चीज है वो समझो।
जो सिक्स मेंबर की कितनी रिंग होती है, एक तो ये कॉम्पिटिशन में पूछा गया था, तो 6 मेंबर की कितनी रिंग है 20। ठीक है, मतलब ये ग्रीन वाली इस तरह से 6 मेंबर्ड वाली 20 रिंग्स होंगी पूरे उस C60 के मॉलिक्यूल में, और 5 मेंबर्ड की 12 रिंग्स होती हैं, ये याद रखना है सबको। उसके बाद जो 6 मेंबर्ड वाली रिंग होती है ना, वो अटैच हो सकती है 6 मेंबर्ड के रिंग से भी और 5 मेंबर्ड की रिंग से भी, लेकिन जो 5 मेंबर्ड का रिंग होगा वो कभी 5 मेंबर्ड से अटैच नहीं होगा, वो हमेशा किससे अटैच होगा 6 मेंबर्ड के रिंग से। बताओ ये वाली बात समझ में आ रही नहीं आ रही सबको? फ्यूज वाला जो बात बता रहा हूँ, प्लीज एक बार और बता दीजिए। देखो मैं कह ये तो समझ में आया ना कि जो 6 मेंबर की टोटल कितनी रिंग्स होंगी, इसमें कितनी होंगी 20। 26। हाँ 26 नहीं, 20 अलग है 6 अलग है, कंफ्यूज मत हो। 26 मेंबर की रिंग होती हैं और 12 5 मेंबर की रिंग। ठीक है, मतलब Okay, उस sir. पूरे, हाँ ये 6 मेंबर की एक रिंग हो गई और ये 5 मेंबर की एक रिंग हो गई, तो ऐसे रिंग इसमें बने होंगे कितने 12, और ऐसे रिंग उसमें कितने बने होंगे 20। फिर ये कहा गया है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब ये तो हो सकता है कि जो 6 मेंबर्ड की रिंग हो ना, वो 6 मेंबर्ड वाले से भी अटैच हो और 5 मेंबर्ड से भी। देखो ये इधर तो 6 मेंबर्ड से, इधर 5 मेंबर्ड से, लेकिन जो 5 मेंबर्ड का रिंग होगा ना, वो हमेशा 6 मेंबर्ड से ही अटैच होगा, वो कभी 5 मेंबर्ड से अटैच नहीं हो सकता। देखो इस 5 मेंबर्ड को, इधर भी 6 मेंबर्ड से, इधर भी 6 मेंबर्ड से, ऊपर भी 6 मेंबर्ड से, नीचे भी 6 मेंबर्ड से। बाकी इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकता इसमें। अब आपको थोड़ा सा याद ही रखना होगा ये स्टेटमेंट कि जो 6 मेंबर्ड का रिंग है वो किसके साथ फ्यूज्ड होगा, 6 के साथ भी और 5 मेंबर्ड के साथ भी। 5 लेकिन के एक साथ भी। 5 मेंबर्ड का जो रिंग होगा ना, वो कभी भी 5 मेंबर्ड के साथ फ्यूज नहीं होगा, वो सिर्फ किसके साथ फ्यूज होगा 6 मेंबर्ड के। तो यही इन्होंने कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन दिया था कि एक बार तो ये क्वेश्चन दिया था कि कितने कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत लिख करा था। और सेकेंड ईयर उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। अब 6 मेंबर्ड रिंग फ्यूज विद 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड, बट अ 5 मेंबर्ड फ्यूज विद ओनली 5 मेंबर्ड। अब सबको यही लगा कि 6 मेंबर्ड वाला चलो अगर 6 और 5 दोनों से फ्यूज कर रहा था, लेकिन 5 मेंबर्ड वाला तो 5 से फ्यूज करेगा, यही गलत है। 5 मेंबर्ड वाला 5 वाले के साथ ही फ्यूज नहीं होगा, वो किसके साथ फ्यूज होगा 6 के साथ। So 6 के। 6. लेकिन 6 मेंबर्ड वाला 5 और 6 दोनों के साथ फ्यूज हो सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. Thank you, sir. चलो कल आगे कंटिन्यू करते हैं।